है ठंडों का कोनो न कोनो एक फायदा है काहे से कि बिल्कुल, हाँ भैया सही बात है। देखो मौसम ऐसन है कि जब एक रूखा रहत है तब अच्छा नहीं लागत भैया। जब जाड़ में जाड़ पड़े, गर्मी में हम्म। गर्मी पड़े, बरखा में बरखा हो तब नीक रहा करत है। सही बात है। भैया देखो हमें आज बाजारे जाएगी रहा तो हम देखे कि भैया बड़ी घाम भवा है, धूप होता भय, कोहरा भय, अब धूप हो जाए तो फिर निकला जाए बाहर। हम्म। तब कुछ भय जोर तब हम गए भैया। वो जौन हम अपन खाता खुलाए रहे ना भैया, वही जनधन वाला। हाँ हाँ हाँ। तो में हम बहुत दिन ते पैसा ना रखे रहे तो सुने कि भैया अगर ना अब जब लेन देन करियो तो वही खाता बंद हो जाता है। बिल्कुल ही सही बात कहो कि काहे से कोनो भी अगर हम बैंक में खाता खुलवाई थे तो वहमा जो है लेन देन बीच बीच में हुआ रहे के चाहिए कि वो निष्क्रिय ना हो पावे। तो हाँ ई के लिए हम पंचन का जो है वहमा और ख़ास करके वही के लिए बनावा गया है, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है ये मुहिम चलाई गई है कि बचत करके लोग अपन जो है पैसा वहाँ रखें और यही बहाने कम से कम उनके बचत हो जाए। बिल्कुल भैया देखो हम तो देखत रहे ना कि पहले हमारे घरे में खाता ही नहीं रहा। हम पंच कोई बैंक तरे को जाए भैया, वो हम्म। तनी दूर जाए कि कहाँ पैसा रखी हो। पैसा तो अपन जौन बा बहुत सुरक्षित रखे वाली चीज़ है, घरे में रखो। लेकिन ये जनधन योजना वाला जब से चली रही सरकार की योजना, हाँ। जब एक बार सब खुलावत रहे तो हमहू सबको खुला दे रहे। लेकिन अब देखत है बड़ा फायदा है भैया। अगर गेहूँ बेचा है अपन या कोनो पैसा है तो में रख ही दो, फिर जरूरत जब पड़े तो जाए के निकालो, बड़े आराम से निकल जाते हैं। बिल्कुल बड़े आराम से निकल आवत है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पहले का हुआ रहा कि हम पंच के पास में कोनो थोड़ी बहुत जब बचत होत रही या तो कुल्हड़ में रखत रहे वहाँ अरे गुल्लक में भैया रखत रहे भैया। हाँ और या तो गुल्लक। कहूँ इधर उधर से जो है पुटकी बांध के इधर उधर रख देते रहे, पता लगा कि हेराई गवा तो हाँ कहूँ मूस खाए गवा, तो यहाँ बड़ा नुकसान हो जाता है। भैया हम का बताए, एक बार हमारे गांव में सदाई भैया हैं तो सदाई भैया पैसा रखे रहे तो उनके जरूरत पड़ा। हम्म। तो वो भैया सदाई भैया पैसा निकालो तो गए देखे तो पता लगा पैसा कुल बांध के रखे रहो, दीमक खाई हो। तो आज स्थिति ना है भैया। देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जौन पंच भैया इनका खाता खुला है और जौन पंच भैया ना ही खुलवाए हैं, हाँ। अब सब 2 पैसा है 4 पैसा है, जाए के बैंक तरह डाल दो तो अपन पैसा सुरक्षित, जब जरूरत लागे तो जाके निकाल लो भैया। बिल्कुल सही बात कही हो कृष्णा भैया। और हम पंचन का जो है कि योजना के बढ़ चढ़ के लाभ उठावे के चाहिए और बचत के आदत जौन है ये हमेशा बना के रखे की जरूरत है। भैया देखो बचत न करियो ना तो गाढ़े सकेते जब पड़ा करत है ना तो फिर केहू के मुँह देखे ही पड़त है कि भाई देखो के कर मुँह देखी और कहाँ ते पैसा ले आई। और अपने गाँव में देखो तरह तरह का सरकार योजना चलावत है जौने से हमार पंचन का जौन बा अब गाँव देखो एकदम बदल गया है भैया। बिल्कुल सही बात कही भैया। जब बात करो गांव के अपने तो पहले कहा रहा था गांव निकल जाओ मनाई नहीं दिखाई पड़त रहे, हाँ लेकिन अब देखो जब जाओ तो अपनी खेती व्यवहारी मिल जाती है गाँव में। पता लागत रहा कि पहले कि केहू से पूछो कि भैया फलाने कहाँ गए तो कहेंगे भैया वो तो फलाने प्रदेश गवा हैं कमाई के लिए। अरे भैया एक चीज़ और है कि गांव में जाए के पहले लड़ाई परत रहा है, उतर के हम चक्रोडी तरे साइकिल खड़ा थरियाएगी तब जात रहे पैदल। लेकिन अब हाँ। तो देखो खड़ंजा लगा है, फर फराए जी करे दुआरे जाओ पहुंच जाओ। लेकिन तब अपने पंच भैया ऐसे है अगर खड़ंजा लगा है ना तो ओकर ध्यान भी नहीं रखते हैं। लेकिन जो ध्यान रखा है भैया देखो अपने यहाँ जैसे आप बताओ था ना कि परदेश सब चला जाता है, हाँ। तो परदेश के अलावा अपने यहाँ काम अब मिले लग है बहुत, तो परदेश लोग अब कम जावा तो करे। यही भैया तो मेरे तो फायदा तो मिलबे भोग जब से अपन सरकार नई नई योजना चलावे लगी है। बहुत सारी योजना है। सरकार का यही एक उद्देश्य है भैया कि अपने गांव में अपने घर में रह के लोगन का रोजगार मिले और कैसे जो है हम ग्रामीणन के जीवन के जो है जीवन है उसके स्तर ऊपर उठे। बिल्कुल भैया सही बात है। तो ऐसी कोनो बातचीत है या बात कही है, विकास संवाद है अपन। हाँ विकास संवाद है। ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये जनपद इटावा इटावा का पर है। भैया। ये के वार्ताकार हैं अमित कुमार तिवारी भैया सुनाए रहे हैं। तो सुना जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से का बदलाव आवा है। हाँ जनपद इटावा में तो देखा सुना जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगामी 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का बड़ा सपना देख रहे हैं, जिसमें हर एक भारतीय नागरिक को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसी क्रम में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में हो रही लगातार प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जा रही है जिसमें लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वरोजगार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और एक अच्छा सुशासन मिल सके। भविष्य में 2047 का विकसित भारत सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण की कल्पना के साथ वैश्विक तरक्की करेगा।
आज का आधुनिक भारत आर्थिक रूप से एक विकासशील राष्ट्र है, जहां कृषि और उद्योग क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत वैश्विक मंच पर लगातार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है। कई गंभीर चुनौतियों के बीच आज ग्रामीण और शहरी रोजगार के क्षेत्र में भारत के लोगों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रमुख योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से एक भागीरथी प्रयास बनकर सामने आई है। महिलाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में नवीन स्टार्टअप्स से रोजगार की कई गुना संभावनाएं बढ़ रही हैं। आज का भारत $3 ट्रिलियन की बड़ी जीडीपी के साथ भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बन रहा है और इसी रफ्तार के साथ आगामी 2027 तक हम अमेरिका और चीन के बाद $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी में भी शुमार होंगे। विकसित भारत निर्माण के लिए महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को भी बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में केवल 25 से 30% महिलाएं ही उत्पादन कार्य कर रही हैं, जिनकी भागीदारी को बढ़ाना होगा। विकसित भारत 2047 का संकल्प एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करता है जिसमें हर भारतीय के पास समान अवसर होंगे। इटावा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिसके तहत कई स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया गया है और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के साथ विशेष प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे गरीबी के स्तर से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बन सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिलाओं की भागीदारी को इतना सशक्त बनाया गया है कि पूरे प्रदेश में आज इटावा इस अभियान में दूसरे स्थान पर है। इसी क्रम में इटावा जनपद के सभी ब्लॉकों जैसे बड़पुरा, जसवंत नगर, महेवा, सैफई सहित अन्य ब्लॉकों में भी बड़ी ही सक्रियता से काम चल रहा है, जहां अनोखे सरस मेले के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए गए घरेलू उत्पादों को बेचा जाता है और उन्हें बैंक सखी, बीसी सखी और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यों में प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूहों का गठन शामिल है, जिसमें लगभग 10 से 20 महिलाओं को जोड़कर एक सशक्त समूह बनाना होता है, जो नियमित बचत और समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक प्रगति के लिए ऋण लेने का कार्य करती हैं। इन्हीं समूहों को बैंक से जोड़ना, उन्हें स्वरोजगार के लिए जरूरी ऋण दिलाना और सामुदायिक निवेश निधि जैसी मदद दिलाना मुख्य कार्य भी है। समूह से जुड़ी महिलाओं को दलिया, आटा, मठरी जैसे अन्य स्वनिर्मित उत्पादों को तैयार करना और बेचना सिखाया जाता है, जैसा कि सरस मेले में भी देखा गया है। इसी प्रकार ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ का गठन भी करना होता है, जिसमें महिलाओं को बड़ी संख्या में एक विशेष समूह से जोड़ा जाता है। समूह की महिलाओं को बैंक सखी, बीसी सखी, विद्युत सखी एवं स्वास्थ्य सखी के रूप में काम करने का अवसर दिया जाता है, जिससे उनकी आय भी बढ़ रही है। जनपद इटावा के ब्लॉक बड़पुरा, भरथना, महेवा, जसवंत नगर, बसरेहर, सैफई में लगातार सरस मेले के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इटावा में ऐसी ही ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर वित्तीय और व्यावसायिक सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है। इस समय वर्तमान में जनपद में 9,700 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जिनमें 1,09,030 महिलाएं जुड़ी हैं। जनपद में कुल 8 ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक को 4-4 भागों में बांटा गया है। प्रमुख कार्यों में 8 विकास खंड, जिनमें सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रेरणा कैंटीन का सफल संचालन भी किया जा रहा है। यह सभी स्वयं सहायता समूह की सखियों के द्वारा ही संचालित है। इन कैंटीनों में 19 समूह कार्य कर रहे हैं, जिसके संचालन में लगभग 60 महिलाएं काम कर रही हैं। 8 ब्लॉकों में 9,711 समूह कार्य कर रहे हैं, जिनमें बड़पुरा ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह 1,232 समूहों में 12,643 महिलाएं, बसरेहर ब्लॉक में 1,202 समूहों में 12,666 महिलाएं, भरथना ब्लॉक में 1,244 समूहों में 13,871 महिलाएं, चकरनगर ब्लॉक में 829 समूह में 8,212 महिलाएं, जसवंत नगर ब्लॉक में 1,341 समूहों में 14,205 महिलाएं, महेवा ब्लॉक में 1,809 समूहों में 18,408 महिलाएं, सैफई ब्लॉक में
971 समूहों में 9,787 महिलाएं और ताखा ब्लॉक में 1,083 समूहों में 11,130 महिलाएं जुड़कर कार्य कर रही हैं। जनपद इटावा में अभी तक 1,09,30 महिलाएं समूहों में जुड़कर कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब और वंचित महिलाएं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर, परित्यक्ता, विधवा और दिव्यांगजन महिलाएं भी शामिल हैं। इसी मिशन के अंतर्गत सभी 8 ब्लॉक में 21 ब्लॉक मिशन मैनेजर भी कार्य कर रहे हैं, जिनमें 4 जिला मिशन मैनेजर और 9 ऑपरेटर इसी कार्य में लगे हुए हैं। जनपद में चल रही लगभग 1 दर्जन महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल कुछ प्रमुख योजनाओं में विद्युत सखी योजना के अंतर्गत महिलाएं विद्युत विभाग से जुड़कर उनकी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ विद्युत बिल की वसूली का कार्य भी सफलतापूर्वक कर रही हैं, जिसमें कई महिलाएं आज लखपति दीदी की श्रेणी में भी शामिल हैं। जनपद में मॉडल कैंटीन योजना के अंतर्गत इन्हीं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और विकास भवन कचहरी परिसर में कैंटीन चला रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और इसमें भी कुछ महिलाएं लखपति दीदी की कैटेगरी में शामिल हुई हैं। इसी प्रकार से सरस शॉप योजना के अंतर्गत महिलाएं अपने बेहतरीन स्वनिर्मित उत्पाद बना रही हैं और बड़ी संख्या में त्योहारों के अवसर पर अपने उत्पाद बेचती भी हैं, जैसे दीपावली पर गाय के गोबर से निर्मित दिए, मिट्टी की मूर्तियां, मोमबत्ती, झालर जैसे घरेलू उत्पाद अब स्थानीय बाजार में अपना अलग स्थान बना चुके हैं। इसी प्रकार होली के त्यौहार पर प्राकृतिक रंग, गुलाल और खाने के कई आइटम बनाकर सरस मेले में महिलाएं अपने घरेलू उत्पादों को अच्छी बिक्री भी करती हैं। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत यही महिलाएं बैंक से लोन लेने और अपने व्यापार को शुरू करने जैसे अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य सखी योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, खान पान से संबंधित जानकारी, स्वच्छता से संबंधित जानकारी देने के साथ साथ बालिकाओं को भी जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण ड्रोन दीदी योजना में कृषि विभाग से जुड़कर विभिन्न महिलाएं खेती में उपयोग होने वाले ड्रोन का सफल संचालन करने के साथ साथ उससे आय अर्जित करने के तरीके भी बता रही हैं। साथ ही साथ ड्रोन का संचालन करके अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर रही हैं। बीमा सखी योजना में महिलाएं विभिन्न बीमा क्षेत्र की कंपनियों की अभिकर्ता बनकर कंपनियों की तरफ से एक निश्चित मानदेय और कमीशन प्राप्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जीवन बीमा के प्रति जागरूक करने के साथ बीमा की योजनाओं की बिक्री करने का भी काम कर रही हैं। सूक्ष्म उद्यम सखी योजना से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं अपने उत्पाद को बनाकर लघु उद्यमी बनकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रही हैं। इस तरह से कुछ खास महिला किसानों ने नवाचार खेती के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। नवाचार खेती के कार्यक्रम में वे विशेष रूप से ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी के साथ साथ बेमौसम सब्जियों की खेती कर विशेष महिला किसान के रूप में अपनी अलग पहचान बनाकर प्रदेश स्तरीय सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती में जनपद की प्रगतिशील महिला किसान मंत्रवती ने माननीय मुख्यमंत्री जी से राज्य स्तरीय किसान सम्मान भी प्राप्त किया। इसी प्रकार से स्ट्रॉबेरी की खेती में महिला किसान राधा रानी, विद्युत सखी में पूनम और बेमौसम सब्जी के उत्पादन में मोना ने राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त किया है। इस प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग उत्तर प्रदेश में इटावा दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यक्रमों में महिलाएं लगातार ही सफलता की ओर अग्रसर हो रही हैं। कृष्णा भैया, हाँ रियाज भैया, देखो कितनी बढ़िया जानकारी मिली राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में, जो कि बताइन अमित कुमार तिवारी भैया। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब सुन के, हाँ, ये सब सुन के जो है कितना अच्छा लागत है अपने सबका। बिल्कुल जो भैया, अपने देखो गाँव में पूरी तरीके का खाका कितना नीक खींचन जौन बा, और जौन जनपद इटावा में कितना स्वयं सहायता समूह है, कितनी महिलाएं लगे का काम करत हैं और कैसे कैसे फायदा उठा रहे हैं। तो सब बड़ा नीक जानकारी है। तो भाई देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हमें पेंशन के लिए बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल बहुत फ़ायदा है। और हम सबका जो है जितनी सरकार की योजना चल रही है सबका जो है बढ़ चढ़ के वहाँ जानकारी लीन जाए और वह के लाभ उठावा जाए। और जौन अपने के जानकारी है उसका तो लाभ उठावे जाए, साथ साथ में जो 4 लोगन का और बतावा जाए जेकर ना मालूम हुए। बिल्कुल भैया, देखो जानकारी बताएन ते बढ़ा करत है, और बढ़त तब जब अपन जन सहभागिता हो। भाई देखो 2 लोग 4 लोग अगर अपन यहाँ बैठ रहे हो और चर्चा
रियाज अब होता तो ये होता कि भैया हम वहाँ बैठे रहे थे, हमके रियाज भैया ही बताए रहे तो ये काम हमहू कैली। तो ऐसे जौन बा जन सहभागिता ज़्यादा होता तो अपन पंचन के उनमें लाभ भी ज़्यादा होता। बिल्कुल, देखो ये जौन भैया बताइन कि हम जो है छोटा छोटा जो रोजगार करके कितनी खुशहाली आई रही है गाँवन में, तो ये चाहिए कि हर घर में और हर मोहल्ले में ऐसे ऐसे जो है व्यवसाय खुलें, और उनका जो है अब सरकार अपन जो है वो मार्केटिंग के लिए भी तमाम रास्ता जो है बनाए रही है। बिल्कुल भैया, स्वयं सहायता समूह से जैसे देखो बताया कि लखपति दीदी तक बन गई हैं, तो देखो 2 पैसा 4 पैसा जोड़त जोड़त लखपति तक बन जा रहे हैं। तो सही बात है भाई, छोटी छोटी जो उत्पाद अपने गाँव में हैं, हम पंच जैसे देखो अपने गाँव में रुई कितना होता है, इसे उधर चली उड़ा करा था, लेकिन अब जब वो बाती बना के बेच दो तो बड़ा पैसा मिला करा। सही बात। तो ऐसे ऐसे छोट काम कई क्या बहुत अच्छा पैसा कमाता है। तो भैया देखो एक गौ नहीं सुनाए तो तब आगे हाँ बतियावा बिल्कुल, करें। जो अपने पंचन के मनोरंजन करवा दिन जाए, एक लोक भजन है वंदना मिश्रा बहनी की आवाज़ में सुना जाए। अवधपुरी एक धाम चला मन दर्शन कैला। अवधपुरी एक धाम चला मन दर्शन कैला। दर्शन कैला दर्शन कैला दर्शन कैला दर्शन कैला। अवधपुरी एक धाम चला मन दर्शन कैला। अवधपुरी एक धाम चला मन दर्शन कैला। चला मन दर्शन कैला। अवधपुरी एक धाम चला मन दर्शन कैला। भगतन करे स्नान चला मन दर्शन कैला। भगतन करे स्नान चला मन दर्शन कैला। अवधपुरी एक धाम चला मन दर्शन कैला। अवधपुरी एक धाम चला मन दर्शन कैला।
कृष्णा भैया, हाँ रियाज भैया, देखो यह कितना बढ़िया लोक भजन रहा। बिल्कुल अपन मन जो है जैसे हरियर होइए भैया, हरियर होइए, सही बात है। और जौन बा लोग भजन सुनाओ, मन हरियर हो जाए तब नीक होता। अब देखो अपने गाँव में है समझ ना भैया, तपता बड़ा तेजी ते जला रहा था। और जहाँ देखो सरपंच भैया तपता बार के वो आग जौने कहे जाता है। हाँ, कहूँ कहूँ काउड़ कहा थी, कहूँ कौड़ा कहा थी, हाँ, जौन भैया हो कि वो अलाव कहा था। अलाव कहा थी, जलाए के सब बैठा रहा करत थी और रेडियो अपन सुनत रहा करत थी। तो ये लोग भजन बजाए दो तो बड़ा नीक लागत है। बिल्कुल। और साथ साथ में जो है अपने खेती पाती में का हो रहा है, यहो के चर्चा हुआ करत है। और ये भैया खेती के तो दिन भर अपन पंचन का काम है। जब अपनी खेती तरी न जाओ तब इहो था, और अपनी खेती तरी काम का है इहो बैठ के वहीं आगे के सामने जौन बा चर्चा हो जाता है कि भैया देखो फलाने खेत में जौन बा पानी लगावे के है, और जौन बा ताले वाले खेत में खाद छींटे के है। तो ये सब व्यवस्था अपन अगर बैठो जब 4 परिवार तो सबको होता। और हम तो देखा करी था कि जौन बा अगर बैठे हो गांव में 10 लोग तो सबई बतावा करती भैया हमारो जौन बा ककरा हुआ खेत जौन बा वो सिंचाई करे के है, पानी नहीं मिलत है। तो ये सब चर्चा बिल्कुल। और इसके साथ साथ में भैया के पास में कौन सुविधा है, कैसे हमें सुविधा मिल सकता है, यहू पता चल जाता है। भाई के पास में ट्रैक्टर खाली है, के पास में कौन औजार रखा है, हाँ। कौन यंत्र है, तो वह सबके चर्चा हो जाती। भाई आज मैं काम कर लीन तो उनसे हम ले लेना, हमार काम हो गया, हमरे यहाँ खाली हुआ तो उनके यहाँ चला गया। सही। अब गाँव में कई भैया खासियत यही है कि एक सामान से जो है सबके काम हो जाते हैं। बिल्कुल भैया, देखो सहयोग का हम पंचन की भावना बहुत अच्छी तरीके से रहा करा था। अब देखो ऐसी बतायो ना तो हमें जौन बा खाद की जरूरत रही, और बैठे सब चर्चा हो लग तो भैया जौन बा पट्टर भैया कहे कि हमारे पास एक बोरिया बची है, अगर जरूरत है तो अपन लेके डाल दो, फिर हमें ले दे दो। तो हम कहे बारे पट्टर भैया ये तो हमारे बैठे बैठे काम हो गया। तो ये तो होबा ही करा था भाई, 4 लोग बैठ के अपन चर्चा तो करो। ये तो सही बात बताओ, लेकिन खाद के ऊपर जैसे विशेषज्ञ लोग भैया ये बतावा करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो निर्भरता जो रसायन के ऊपर लोगन के है, ये का कम करे की ज़रूरत है। भैया ये तो सही बात है। देखो अगर हम पंच घूरा वाली खाद हाँ, घूरा अगर वाली डाल दे रहे हैं बुआई के पहले और जुताई कई देहो नगद थे अगर बोई देहो, तब फिर ये जौन बा रासायनिक खाद को उतनी जरूरत पड़बे नहीं करत। और तो और भैया देखो अपनिया जो वैज्ञानिक भैया आवा करत थी वही बतावा करत थी जौन बोतल वाली शीशी वाली अब खाद आवेला। अरे भैया वो का करे नैनो हाँ, भैया, नैनो वो तो लै लो तो सबसे नीक है। हम तो भैया गए रहे ना देखे तो हमार बोरा वाले पे लाइन लगी रही, तो हम झोरा में ले चले आए। हम कहे देखो तुम लोग ले यार, हम या झोरा में ले आइए। बिल्कुल तो सब नहीं। हंसा ही लागे हाँ। कि यू नई खाद ले आए। तो हम कहे भैया ये वैज्ञानिक लोग बतावा थे बड़ा काम करत हो, उससे ज्यादा काम करत नहीं है। काम करा था, लेकिन कृष्णा भैया कुछ अभी कृषि वैज्ञानिक लोग ही बतावत हैं कि अभी होके अनुपात में लेके चले की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल नैनो पे निर्भर हो जाओ, ना बिल्कुल जो है दानेदार भाई उर्वरक पर। देखो ऐसा है बिना जानकारी के तो कोनो चीज हाँ। नहीं करे है, बिना जानकारी के तो भाई नहीं करे चाहे कि जानकारी ले लो कृषि विज्ञान केंद्र वाले बतावा और हम तो भैया सबसे यही कही थे कि अपने घर में भैया कंपोस्ट बैठ के बनाओ, जो रात नहीं कि घर में कूड़ा हाँ। कचरा निकला वो के समाधान हो जाते, और साथ साथ में जो है अपने माटी के लिए जो है खादों मिल जाते, और अपने जेब के ऊपर जो भार पड़ा तो वो नहीं पड़ा था। बिल्कुल भैया, हम तो यूँ देखे कि अगर दुआर बटोर दो सवेरे रोज तो 2 झुआ आपको पाती निकल जाए। अगर जौन बा नीमी का महुआ का दुआरे बिरवा है तब, या कौनो बिरवा है तो पाती 2-4 झुआ रोज निकला। अरे के अलावा भैया हम सब घर में सब्जी बनाई थे, वो के तमाम जो है अवशेष निकला थे, तो वह को हम डाल दीन जाते है, तो वह से खाद बन जाता भैया है। देखो अपने गाँव में पुरान जौन बा प्रथा रही है कि जौन बा वो हम पर से घूरा लगावा करी। तो घूरा देखो इतना बड़ी बड़े जब हो जात रहे तो जब पक जात रहा घूरा तो डाल दो तो बड़ा अच्छा अपन कंपोस्ट वाली खाद बन जाए। और देसी खाद जब हो जाए तो यू जौन बा जौन आप बता रहे हो रासायनिक का जरूरत ही नहीं पड़त रहे। बिल्कुल सही बात कहो। तो हम पंचन का जो है ये पर अपनावे की ज़रूरत है, और साथ साथ में जो है समय पे कौन फसल बोई है, अपने खेत में कैसे निगरानी करे का है, वह के ऊपर ध्यान बनाए रखे की ज़रूरत है। बिल्कुल भैया, देखो हम तो यहाँ ताले वाले खेत में अपने गेहूं नाए जौन बा जौन लेट से बोए रहे देर से बोए रहे ओमे भाई सिंचाई नहीं करे रहे, लेकिन अब काल हम सोच रहे हैं ओमे सिंचाई कर दे, काहे कि कुछ पछैती रहा हुई। तो भैया सिंचाई की बात की हो तो कहे न अपने पंचन का जो है सुनवाई दिन जाए बढ़िया एक वार्ता। अच्छा भैया, हाँ। तो जानकारी तो बड़ी तो नीक है। बिल्कुल तो आज हम सिंचाई लेके आए संबंध- हैं हाँ। रबी फसलों में समुचित जल प्रबंधन।
हाँ। और यह विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह भैया, और इनसे बतकही कर रहे हैं विनय कुमार शुक्ला भैया। हाँ भैया, तो सुना जाए कि कैसे हम पंचन कर रबी फसल में सिंचाई प्रबंध हम पंच करें। बिल्कुल। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। फसल उत्पादन में सिंचाई एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर हमारा अच्छा खासा पैसा खर्च होता है और समय भी लगता है। खास करके जब हम बात करते हैं रबी सीजन की सिंचाई की तो यहाँ पर बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रबी सीजन का उत्पादन जो है वो हमें प्राकृतिक सिंचाई पर कम निर्भरता रखनी पड़ती है, क्योंकि बरसात कम होती है और हमें कृत्रिम रूप से ही सिंचाई करनी पड़ती है। तो इस सिंचाई प्रबंधन को हम कैसे वैज्ञानिक तकनीक में लाएं, कैसे इसका प्रबंधन करें जिससे कि समय और धन की दोनों की बचत हो और साथ ही साथ हमारा फसल उत्पादन भी अच्छा हो। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय सीतापुर। डॉक्टर साहब, हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे कि सिंचाई क्यों महत्वपूर्ण है फसल उत्पादन में। देखिए, किसी भी पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल दो तरीके से होते हैं, या तो प्राकृतिक रूप से वर्षा से मिले और दूसरा सिंचाई से। रबी फसलों में सिंचाई का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ना के बराबर जल वर्षा होती है और सभी पौधों को पानी तो चाहिए ही चाहिए जी। तो ऐसे में रबी फसलों में जो कृत्रिम सिंचाई है उसका महत्व बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि देखिए गेहूं तो अपनी मुख्य फसल है और लगभग सभी किसान गेहूं की सिंचाई करते भी हैं, लेकिन और भी अपनी रबी सीजन में फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं के साथ रबी मक्का है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, इस तरह की जो फसलें हैं। तो आप क्रमवार तरीके से बताइए कि किस में सिंचाई किस स्थिति में करें और क्या क्या अवस्था हो। देखिए, गेहूं जो कि इधर उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और गेहूं में जो सिंचाई की आवश्यकता को हम क्रांतिक अवस्था से कोरिलेट करते हैं, संबंधित करते हैं जी। तो गेहूं में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है वो बुआई से 20 से 25 दिन के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जड़ों का विकास होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन जिसको कहते हैं। उस समय अगर सिंचाई नहीं होती है या खेत में नमी नहीं रहती है तो जड़ें बनना प्रभावित होती हैं और साथ साथ फिर आगे का सारा विकास बहुत समय होता है और ऐसी दशा में कम से कम 30% या अधिकतम 50% का नुकसान हो जाता है यदि हम पहली सिंचाई में लेट करते हैं, विलम्ब कर देते हैं, 20 से 25 दिन के बीच में नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा और जानना चाहेंगे कि जैसे कुछ किसान भाइयों के पास 2 सिंचाई का साधन होता है, 3 सिंचाई का साधन होता है, तो क्रमवार इस पर भी बताएं कि अगर दूसरी सिंचाई करनी है तो कब करनी है, तीसरी करनी है तो कब करनी है। जी, दूसरी सिंचाई लगभग 45 दिन पर जब टिलरिंग स्टेज होती है जी, फसलों में कल्ले बनना शुरू होते हैं, और तीसरी सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है जब मिल्किंग स्टेज आती है। अच्छा। पढ़ने को तो आप पाते हैं 5 सिंचाई 6 सिंचाई, लेकिन जो प्रैक्टिकल रूप में किसान देखता है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कम से कम 3 सिंचाई, जो प्रथम जड़ बनने की अवस्था में, दूसरा टिलर बनने की अवस्था में और तीसरा दुग्धावस्था में, तो जब दाना भर रहा हो, जब दाना भर रहा होता है। इन तीनों स्टेज पर कभी भी खेत में नमी कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका उत्पादन प्रभावित होगा। जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई गेहूं की, जो कि रबी की मुख्य फसल है। इसके साथ बहुत सारे अपने किसान भाई हैं जो नवाचार के रूप में रबी मक्का भी कर रहे हैं। जी, रबी मक्का में उसमें तो क्राउन रूट नहीं बनती है, जड़ें बनती हैं अपस्थानिक, तो 1.5 फीट की हाइट पे हम सिंचाई बहुत प्राथमिकता के साथ करते हैं। दूसरा, जब सिल्किंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज, मंजरी आने के समय और जो सिल्क बनता है, हाँ। उस समय भी खेत में प्रॉपर नमी की जरूरत होती है। और ये भी ध्यान देना है कि अगर मक्का में सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई पद्धति स्प्रिंकलर से की जाए तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और इसी के साथ साथ मैं जौ पे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। जौ में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। यदि आप फ्लड इरिगेशन कर देते हैं, पूरे खेत में पानी भरते हैं, तो लाजिंग की समस्या आती है। इसलिए हमारा विशेष रूप से किसानों से आग्रह है कि अगर जौ की खेती करते हैं तो वहां पर रेनगन या स्प्रिंकलर से ही सिंचाई करें, जौ में खास जौ करके। में खासकर। अच्छा डॉक्टर साहब, जौ में स्थितियां क्या क्या हों जब सिंचाई की जाए? वही जो गेहूं की आवश्यकताएं हैं वही आवश्यकताएं जौ की भी हैं।
लेकिन पहली सिंचाई बहुत जरूरी है 20 से 25 दिन बाद, और दूसरी अगर छोड़ भी देते हैं, अगर खेत में ठीक ठाक नमी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन तीसरी के जगह आप करते हैं दुग्धावस्था पे, मिल्किंग स्टेज पे, वो जरूर करनी चाहिए। जी, कहने का मतलब जौ में पानी की कम आवश्यकता होती है तो 2 सिंचाई में भी हम फसल उत्पादन ले सकते हैं, ठीक जी ठाक। जी। डॉक्टर साहब, अब बात आती है दलहनी फसलों की, खास करके चना है, मटर है, तो इसमें सिंचाई का क्या प्रबंध करें? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। जो दलहनी फसलें हैं उनको भी कम मात्रा में पानी चाहिए होता है, चाहे वो मसूर हो, चाहे चना हो, चाहे मटर हो। इन फसलों में जो 2 अवस्थाएं हैं महत्वपूर्ण, एक तो फ्लावरिंग के समय जब फूल आते हैं तब सिंचाई होनी चाहिए, दूसरा जब फलियों में दाने भर रहे हों उस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें भी बहुत हल्की सिंचाई करनी है। अच्छा, और हल्की सिंचाई का प्रबंध अगर स्प्रिंकलर से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि फूल आने के समय, मतलब जब फूल लगा हो तब सिंचाई हो या फूल आने वाला हो तब सिंचाई हो? नहीं, जब 50% फ्लावरिंग आपकी हो जाए, अच्छा, 50% जब फ्लावरिंग हो जाती है, ऐसी दशा में सिंचाई करनी चाहिए। कई बार फसलों में लोग बताते हैं कि जब फूल नहीं, आएगा तो वो एक भ्रांति है हाँ। कि फूल लगा है तो सिंचाई कर देंगे तो फूल झड़ जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रॉपर सल्फर का प्रयोग किया है, पोटास का प्रयोग किया है, तो सिंचाई के कारण फूल नहीं झड़ते हैं। ये हमेशा ध्यान रखे किसान, और 50% फ्लावरिंग पे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई चना और मटर की। एक महत्वपूर्ण फसल तिलहनी है, सरसों और लाही भी, इसकी सिंचाई कैसे करें, क्या ध्यान रखें इसमें? जी, इसमें भी वही फलियों के बनते समय और फूल आते समय सिंचाई की जानी चाहिए। मतलब फूल बनने से पहले और फलियां भराव के समय? जी 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 जी। 2 सिंचाई इसमें भी की जा सकती है? जी, 2 सिंचाई करते हैं, और मैं फिर कहूंगा कि स्प्रिंकलर का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि जो बहाव विधि से सिंचाई करते हैं, और कई बार होता है कि खेत बराबर नहीं होता है, कहीं कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ऐसी दिशा में किसान भाई क्या ध्यान रखें? देखिए, ऐसी दशा में मेड़बंदी और समतलीकरण, जी, सिंचाई और जल निकास 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। दोनों के लिए ही जरूरी हैं कि आपके खेत की मेड़बंदी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और आजकल जो लेजर लेवलर चल रहा है, जिसको किसान अपनी भाषा में कंप्यूटर करहा बोलते हैं, जी जी जी, उससे जो है हर 2-3 साल पर अपने खेत का समतलीकरण करें कि जहां जितने सिंचाई की जरूरत है पूरे खेत में एक बराबर पानी लगा रहे। नहीं तो अक्सर होता यह है कि जो थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा है वहां पानी कम रहता है, और जहां जो निचला हिस्सा है खेत का वहां पानी जाकर के इकट्ठा भर जाता है। तो दलहनी और तिलहनी फसलों दोनों में विशेष रूप से फसलें कभी कभी तो 100% नष्ट हो जाती है, 100% नष्ट हो जाती है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक बात और महत्वपूर्ण है इस सीज़न की, वो है सब्जियों की बात, क्योंकि आजकल रबी के सीज़न में सब्जियों का भी उत्पादन बहुत अच्छे ढंग से किसान भाई करते हैं, और उनमें भी सिंचाई का बड़ा महत्व होता है। तो थोड़ा संक्षेप में उन पर भी बात कर लेते हैं कि सिंचाई का क्या प्रबंधन करें। देखिए, सब्जियां चाहे मुख्य खेत में हो और चाहे पोषण वाटिका में हो, जी, दोनों समय आपको ये ध्यान देना है कि जब उनकी जड़ें विकास कर रही हों जी, तब आपको सिंचाई देना है। जब सब्जियों में फूल की अवस्था आ रही है तब नमी कमी नहीं होनी चाहिए, उस समय सिंचाई करना है। और जब फल बन रहे हैं, विभिन्न सब्जियों की एक साथ बात करते हैं, चाहे वो कुकुर बिटेसी की सब्जियां हों, यानी लौकी, कोहड़ा, कद्दू, या सोलेनेसी कुल की सब्जियां हों, मिर्च, टमाटर और बैगन, इन सभी में ये ध्यान रखना है कि जब आपके तोड़ाई शुरू हो जाती है, मतलब फल आपके रोज निकल रहे हैं, उस समय खेत में पानी की कमी हो जाएगी, और ऐसी दशा में आपको नमी बरकरार रखना है। इस ठंडी के महीने में पानी अगर नमी बरकरार है तो पाले का भी प्रकोप कम होता है। जी। किसान भाई ये चीज जरूर ध्यान रखें। जी जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे थोड़ा सा संक्षेप में, क्योंकि सिंचाई की पद्धतियां बदल रही, बहुत सारे जो है नई नई तकनीकें आ गई हैं, जैसे कि फव्वारा सिंचाई है, टपक सिंचाई है, थोड़ा इनके बारे में किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, जी, अगर इस सिद्धांत को अपनाना है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, कृषि मंत्री जी की इच्छा है, तो किसानों को भी संकल्प लेना होगा। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ढेर सारी सुविधाएं दे रही हैं कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान विभाग के माध्यम से। तो इन सुविधाओं का उपयोग करते हुए 90% सब्सिडी तक इन सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर छूट है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेत को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने बजट के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों से आच्छादन करना चाहिए, चाहे वो मिनी स्प्रिंकलर हो या स्प्रिंकलर हो या रेनगन सिंचाई हो, या सब्जियों में जा रहे हैं, फलों में जा रहे हैं, फसलों में जा रहे हैं तो टपक सिंचाई, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए।
जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान भाई आपको सुन रहे हैं और आपसे संपर्क में भी आना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल नंबर किसान भाइयों को बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9565 92 96 86, 9565 92 96 86, 9565929686। डॉक्टर साहब, चलते चलते किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ना अधिक पानी न कम पानी, संतुलित पानी ही समुचित जल प्रबंध है। शास्त्रों में कहा गया है, नातिवृष्णिरम चानावृष्टि सुखाय भवति प्रजाः। यानी यदि किसान भाई फसल की क्रांतिक अवस्थाओं को पहचान कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां अपनाएं तो कम लागत में अधिक और टिकाऊ उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और रबी फसलों में समुचित जल प्रबंधन के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा भैया, हाँ रियाज भैया, देखो रबी फसलों में समुचित जल प्रबंधन के विषय पर कितनी बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह भैया, और वही अच्छी तरीके से जो पूछिन है विनय कुमार शुक्ला भैया, तो बहुत अच्छी जानकारी लगी। एक लिए इनका दोनों जने का भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जौन बात जैसे बताए कि देखो कहूँ न ज़्यादा पानी न कम पानी, हाँ तो ये ध्यान रखो कि अगर अपन खेत खलार है तो पानी लगावत की ध्यान रखे रहो कि कहूँ पानी जाए कि इकट्ठा न हो जाए, नहीं तो वो सड़न हो जाए। बिल्कुल, वही के साथ साथ में जो है अपन खेत कोशिश यही रहा है कि समतल रहा है। हाँ भैया, एक ध्यान और रखो, अगर नहरी से पानी भर रहे हो, नहरिया चलत है तेजी से, तो उतना ही पानी निकालो जितना जौन बा अपने खेत में आए डुबोए न। हम तो देखा करी जब नहर तेज चले लागत हो पानी काट देवा करती, तो अपन तो खेत डूबत है, बगल वाले का भी डूबत है, ओकर नुकसान हो जाओ। बिल्कुल, अब तो भैया एक से एक साधन आए गए हैं, जो है चाहे बौछारी सिंचाई की बात की जाए, चाहे टपक सिंचाई की बात की जाए, तो ये सब जो यंत्र आए हैं, जो तकनीक आई है, ये हमें जो है जल के उतने प्रयोग हुआ है जितनी अपने फसल का ज़रूरत रहा है, और फालतू पानी इधर उधर नहीं जाता है, जैसे कि अपन का फसल का जो है फ़ायदा पहुँचाए के बजाय और नुकसान पहुँचाए दिए। बिल्कुल भैया, देखो हम पंचन तो जौन बा वैज्ञानिक खेती अपनाए हैं, और वैज्ञानिक खेती से जितना फायदा हमें पंचन के और लाभ दिखात है, तो बहुत अच्छी बात है। बशर्ते युद्ध की जौन बा हम पंच पे अमल करिए और वैसे साधन ले आई के अपन जौन बा वो पद्धति अपनाइए। बिल्कुल अपनावे की ज़रूरत है। और देखो अब ये तो भाई जानकारी की बात, अब अपने पंचन का जो है मनोरंजन करवा दी जाए फिर से। बिल्कुल भैया, एक गौनई के इंतजार में हम हूँ है, गौनई सुनाए दो तो फिर आगे मौसम एक का हाल किसानी चाल होई गीत, और जानकारी हाँ होई। किसानी गीत है, बबली भंडारी की आवाज़ में सुना जाए, आनंद लीन जाए फिर। पिया चले हो लगाए, पिया चले हो लगाए, प्रेम पीरित रस बीरवा हो, देखो मुरझे न जाए, देखो मुरझे न जाए, प्रेम पीरित रस बीरवा हो, प्रेम पीरित रस बीरवा हो, पिया चले हो लगाए, पिया चले हो लगाए, प्रेम पीरित रस बीरवा हो, देखो मुरझे न जाए, देखो मुरझे न जाए, प्रेम पीरित रस बीरवा हो, प्रेम पीरित रस बीरवा हो। केहिरे लगावा नौ रंगिया रे, केहिरे नींबू अनार, केहिरे लगावा नौ रंगिया रे, केहिरे नींबू अनार, केहि पिया बोए रस बीरवा हो, केहि पिया बोए रस बीरवा
जेठ लगावा नौरंगिया रे देवरा नींबुआ अनार, जेठ लगावा नौरंगिया रे देवरा नींबुआ अनार। उन पिया बोए रस बीरवा हो, उन पिया बोए रस बीरवा हो, देखो मुरझे न जाए, देखो मुरझे न जाए, सींचन की सुधी यारा क्यों, सींचन की सुधी यारा क्यों। केहि रे बोई बेला चमेली, केहि बोई कचनार, केहि रे बोई बेला चमेली, केहि बोई कचनार। किन पिया बोई जूही बीरवा हो, किन पिया बोई जूही बीरवा हो, देखो मुरझे न जाए, देखो मुरझे न जाए, सींचन की सुधी यारा क्यों, सींचन की सुधी यारा क्यों। पिया चले हो लगाए, पिया चले हो लगाए, प्रेम पीड़ित रस बीरवा हो, प्रेम पीड़ित रस बीरवा हो, प्रेम पीड़ित रस बीरवा हो, प्रेम पीड़ित रस बीरवा हो। रियाज भैया, हाँ कृष्ण देखो मौसम तो जौन बा इस समय खूब जाड़ हो रहा है, इस समय कोहरा भी खूब पड़त है, लेकिन हम पंच अपने बैठकी मौसम का हालचाल जरूर चर्चा करा करी था। और जौन पंच भैया सुन ले अपने खेती पाती काम जैसे करत हैं वैसे आगे बढ़ाओ। बिल्कुल भैया, अगर मौसम के बात की जाए तो के पूर्वानुमान है। भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार आज यानी 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहे के संभावना है। 22 तारीख में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिछला से मध्यम कोहरा छाए रहे के संभावना है। और अगर चेतावनी की बात की जाए तो चेतावनी ये है कि आज यानी 20 तारीख का और 21 तारीख का जो है कहूँ कहूँ घना से अत्यंत घना कोहरा रहे की संभावना है। भैया कोहरा तो सही बात है कि रहे, अब अपन जौन बा अब चेतावनी तो यह है कोहरा, और बरखों का तो नहीं है ना ही भैया, बरखा के नहीं ना, बिल्कुल मौसम सही रहे। अब किसान पंच अपने आराम से अपनी खेती पाती के काम निपटावें। बिल्कुल भैया, तो जो कोहरा पड़त है ना तो वो तो हम देखो अपने गेहूं फसल के लिए तो फायदा करत है कि भाई अगर कोहरा न पड़ी तो अपन गेहूं की फसल जौन जितना शाखा करत है वही होए ना नीक। तो यह समय बरखा भैया बरखा तो चलो ना होए, हाँ। लेकिन जाड़ जरूर है भाई। जाड़ हुआ है, लेकिन यह ध्यान रखें कि अगर पाला पड़ी रहा है तो उसके लिए जो है इंतजाम पहले से कर लिए। हाँ भैया देखो पाला जौन बा विशेष कह के नुकसान करत है अपने आलू की फसल के लिए। आलू बड़े भैया वही था, जब ओकर पता वो जौन पाला पड़त है तो तुरंत वो जौन बा सूख जाओ करत है। तो हालांकि भाई यही जाड़ा तो ना पड़त है पाला वाली, लेकिन भैया मौसम है कुछ कहो ना जा सकत। और अगर सिंचाई करो फसल का तो यह ध्यान रखो कि भाई दिन ही दिन करो, रात की न करो। हाँ बिल्कुल, ये तो है है। और अपने पंचन का ई के साथ साथ में यो ख्याल रखे का है कि अपने जो हरहा गोरू हैं उन्हों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहे से कि हम हन या अपने लड़के बच्चे हैं उनके तो भैया इंतजाम हो ही जाता है। हम तो कोशिश ही करी थे कि लड़का है वो बताए दीन उनका हुआ, लेकिन जो अपने हरहा गोरू हैं वो बेजुबान हैं, वो बताते नहीं अपने मुंह से कि हमें ये ज़रूरत, हमें ठंड लग रही है या जो है हवा लग रही है। भैया देखो देख कर तो पता चल ही जाता है कि उनका रोआ फूला है कि ना फूला है। हालांकि देखो जैसे हम पंच अपने रजैया तरे रहते हैं तो उनके रजैया तो ना बनवा सकते हो, लेकिन ये है कि उनके जौन बा छाया दरे बांधे, छाया कर दी जाए और साथ साथ में टटिया उटिया लगा दी जाए और बोरा वोरा उनका उड़ा के रखा जाए। हाँ। और नीचे जोन है जहाँ उनका बैठका रहा है हुआ पे जो है सूखा रखा जाए
और गंदगी जो है वहाँ से मलमूत्र जो है रोज हटावा जाए। बिल्कुल भाई देखो, एक ध्यान और रखो कि बहुत पंच भैया ऐसे हैं ना जो आग जलाई के वो सोचे थे कि हम अपने भैया गैया भैंसी की तपाए दे और वह जड़ न लागा या वैसे आग छोड़ के चला जाती तो वो हो जाता नुकसानदेह। का हो जाता कि गैया भैंसी पिछड़ के जब बैठा करत है हाँ, तो वही आगे पे बैठ जावा करत हो, लेन का देन हो जावा करत हो। तो बिल्कुल एक के लिए हम पंचन का जो है सावधानी बरते की ज़रूरत है। और साथ साथ में जो है अगर पानी पियावे का है तो कोशिश ये करें कि अपने हरहा गोरू का साफ और ताज़ा पानी पियावें। बिल्कुल भैया देखो, अगर ओकर छोट पड़िया पड़वा बछिया बछवा जौन है उहू के बहुत ध्यान रखो कि यह समय ओकरे खान पान पे जरूर ध्यान रखो। और अगर जौन बा देखो केचुआ है तो नीमिक तेल जरूर थोड़ा सा पिया दे, या सरसों का भी तेल बहुत फायदेमंद होता, तो पियाए जाओ तो सरसों के तेल से वो का होता है ओके जाड़ न लागे। बिल्कुल ये सब ऐसी ऐसी सावधानी है कि एक बर्ता बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहे से कि अगर अपने जो हरहा गोरू हैं उनका नुकसान हो गया तो समझ लियो कि अपन बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अपन हरहा गोरू जो है वो अपने खेती के साथ में तो जुड़े ही हैं, साथ साथ में सीधे जो है अपनी आमदनी को प्रभावित करता है। अरे भाई वह है साथ साथ में देखो पता चला कि काल चाय पी हो तो काली चाय मिली, गैया दूध न दे, सही ना? बात कहो। तो वो तो है ये है। तो भाई देखो ध्यान रखो काहे के कि दूध का एक पनीहा स्रोत है। हाँ। और बहुत अच्छी बात ये होता है कि जब दूध सवेरे दूध के आई हो तब भाई नगद वाली चाय मिले, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल ये तो है ये है। और अब देखो समय बहुत कम है, अब अपने पंचन की बता दी जाए कि कल के कार्यक्रम में जो है अपने पंच का सुनी है। तो लोकायतन कार्यक्रम में लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ सुनी है जिसका शीर्षक है पानी के पंचायत। ये के कहानीकार हैं डॉक्टर अर्जुन प्रसाद पांडे भैया। और खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी सुनाई है विदेशी सब्जी उत्पादन के विषय में रमेश कुमार वर्मा भैया। इनसे बतकही करी हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। लेकिन भैया एक ध्यान और रखो हाँ। कि जौन बा अपन बैठी के कहानी नीक से सुन ले हो, साथ साथ में जौन बा फसल उत्पादन में जौन आप बताया ना विदेशी सब्जी उत्पादन का बात है तो बड़ी ध्यान से सुनो। विदेशी अच्छा, सब्जी उत्पादन ये के का साथ बहुत साथ में भैया पैसा- कार्यक्रम किस लागत है एक पातिक माध्यम से अवगत करावें तो के लिए कार्यक्रम के पता सुन लिए। कार्यक्रम के पता है कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ और जो पिन कोड है यहाँ का 226001। बिल्कुल भैया, अब देखो घड़ी इशारा करत है, चला जाए बने घरे, पंच भैया से ले जाए विदा। जय हिंद। खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते। 4 नई श्रम संहिताएं कामगारों को सच्चा सम्मान देने की दिशा में ठोस कदम हैं। ये संहिताएं समय पर न्यूनतम वेतन, अनिवार्य नियुक्ति पत्र, ओवरटाइम पर 2 गुना वेतन, महिलाओं को समान अवसर एवं वेतन और 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करके कार्य शक्ति को नई ऊर्जा और विश्वास देगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.labor.gov.in। आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर रिफॉर्म्स, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा, देश के साथ दुनिया की स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को पूरा कर रहा है भारत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्र को समर्पित करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रधानमंत्री के आगमन और लोकार्पण कार्यों की आज समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज इटावा में कहा, देश की सभी भाषाओं में नागरिकों को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। और प्रदेश भर में कोहरे और ठंड से जनजीवन प्रभावित, 25 से ज्यादा जिलों में